subscribe and share. हेलो एवरीवन, हमारा आज का विषय है मनुष्य की उत्पत्ति। कहाँ, कब और कैसे। मानव की उत्पत्ति अभी भी अनबुझा सवाल है। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ शुरू हुई थी, कैसे हुई थी और कैसे विश्व में फैली। इसके आदि पूर्वज यानी प्रीमेट्स कौन थे? क्या मनुष्य ऐसा ही आदि में था जैसा आज है? ये सवाल अमानव प्राणियों के लिए भी मनुष्य की उत्पत्ति के बराबर महत्व रखते हैं। गाय, घोड़ा, हाथी, कबूतर, चमगादड़, सर्प, मछली कैसे, कब और कहाँ उत्पन्न हुए। हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य से संबंधित हर जानकारी के लिए जिज्ञासु, व्याकुल व उत्सुक ज्यादा होते हैं। मेरी उत्पत्ति तो मेरे माता पिता से हुई, माता पिता की उत्पत्ति उनके माता पिता से हुई, उनके माता पिता की उत्पत्ति। यह कथन अनंत है, कभी ना समाप्त होने वाला। फिर भी वैज्ञानिक विमर्श करके ठोस समाधान खोजा जा सकता है। अब तक जीव विज्ञान में हमने यही पढ़ाया गया और हमने पढ़ा भी कि हजारों वर्ष पूर्व आधुनिक मनुष्य आज जैसा नहीं था। लाखों वर्ष में म्यूटेशन द्वारा शारीरिक परिवर्तन के साथ 2 या 4 पैर पर चलने वाले अन्य स्तनधारी प्राणियों से उसका धीरे धीरे विकास हुआ। अब सवाल ये है कि मनुष्य का कोई तो एक माता पिता होना चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्योंकि कोई भी जीव अपने माता पिता से ही पैदा होते हैं और शारीरिक व मानसिक गुण रूप से एक समान होते हैं। इसका अर्थ है कि लाखों वर्ष में गुण परिवर्तन होने से हमारे आदि पूर्वज अवश्य ही हमारे जैसे नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय स्त्री पुरुष यानी नर नारी अपने जंघों को रगड़कर योग माया से पैदा किया, जिससे मनुष्य की संतति बढ़ी और भारत में विस्तार किया। ब्रह्मा, वैदिक और पौराणिक मनुष्य पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानता था, इसलिए भारत की अनुमानित विचारधारा ठप हो गई। जबकि यूरोप के वैज्ञानिक मानते हैं कि पहला मनुष्य मात्र 9000 वर्ष पहले था। वहीं ब्रह्मा ने पुत्री सावित्री व सरस्वती को उत्पन्न करके उन्हें जबरन पत्नी बनाकर मनुष्य की संतति बढ़ाई और हिंदुओं ने उन्हें आदि पुरुष मान लिया। अंधेरे में तीर चलाना नहीं तो और क्या है। हिंदू पौराणिकों का मत है कि हर 71वें सतयुग में पृथ्वी जलमग्न होती है, जिसमें कुछ मनुष्य हिमालय पर बच जाते हैं, जिनसे मनुष्य की जनन होने से जनसंख्या बढ़ती है। दूसरे हजारों लोग घाटियों में दब जाते हैं, जो हजारों वर्ष बाद उसी स्थिति में जिंदा हो जाते हैं। आर्य समाजी भी यह दावा करते हैं कि मनुष्य जैसा आज है आदि से ऐसा ही है और अंत तक ऐसा ही रहेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं होता है, जो विज्ञान के सिद्धांतों पर गलत है।
वैदिक, हिंदू धर्म तथा आर्य समाज अंधेरे में तीर चलाते हैं, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दुनिया में बिखरे हुए मनुष्य का आदि माता, आदि पिता, प्रथम मनुष्य यही थे। जबकि डीएनए परीक्षण से स्पष्ट हो गया है कि आर्य यानी ब्राह्मण यूरेशिया से भारत आए थे। तब 71वें युग या हिमालय में दबने बचने का सिद्धांत अमान्य हो जाता है। स्पेनार्ड मासेस डी लियोन 13वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द बुक ऑफ स्प्लेंडर में लिखता है कि यहोवा ने एक ही वक्त में एक पुरुष एडम व एक स्त्री लिलिथ को उत्पन्न किया, जो पति पत्नी बनाए। निर्दयी व शैतानी स्वभाव के कारण वह एडम को छोड़कर चली गई। एडम विक्षुब्ध हो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो ईव को पैदा करके पत्नी के रूप में प्रदान करता है और आदेश देता है कि तुम लोग पृथ्वी पर मनुष्य की संतति बढ़ाओ। बाइबल के अनुसार 2,09,000 वर्ष पहले यीशु ने एडम ईव को सजा बतौर पृथ्वी पर भेजा था, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति होकर वह हर भूभाग में फैलता गया। जीसस यरूशलेम में थे, इसलिए वही मनुष्य के आदि माता पिता आदम ईव थे। इसे सच माने तो पूरी दुनिया में यरूशलेम की संस्कृति और भाषा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब दूसरे इटली का ईसाई क्रिस्टोफर कोलंबस 14वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तत्पश्चात ईसाई भारत आने लगे, परंतु उनके आदि पूर्वज नहीं। आज करीब 1 करोड़ से ज्यादा ईसाई भारत में हैं। ना उन्होंने अपनी संस्कृति त्यागी, ना ही भारतीय संस्कृति अपनाई, ना ही अपनी संस्कृति भारतीयों पर लादी। तमाम हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई हुए, जिनका आदि पूर्वजों से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अपनी संस्कृति लेकर आए, जिसे ना तो त्यागी और ना ही भारतीय संस्कृति को अपनाया। इससे स्पष्ट है कि विश्व की हर सभ्यता के लोग अपने आप में स्वतंत्र रहे तथा अपनी पहचान कायम रखने में भी सफल रहे। अतः विश्व के सभी मनुष्यों के आदि पूर्वज एक नहीं है और एक ही स्थान पर आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई। अंधेरे में तीर चलाने से वैज्ञानिक सत्य नहीं बदलते हैं। ईसाई इस्लाम धर्म की उत्पत्ति या विकास 1400 वर्ष पूर्व होने से 2,09,000 वर्ष पूर्व एडम और ईव की कथा का चश्मदीद गवाह कौन है? यूहन्ना, यहोवा, यीशु या फिर कोई पैगंबर? कोई नहीं। हिंदुओं में भी कौन है जो ब्रह्मा, सरस्वती, सावित्री या शिव के काल का ब्यौरा प्रमाणित करे? सब अंधेरे में तीर चलाते हैं। बात उस मनुष्य की है जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा और जिससे पूरी पृथ्वी पर विस्तरण हुआ, पूरी पृथ्वी का विस्तार हुआ। प्राणी अपने जैसा ही प्राणी यानी संतान को पैदा करता है। कबूतर से शेर की बात क्या करें, पक्षियों में कौवा तक पैदा नहीं हो सकता। चीता से बिल्ली, खरगोश से चूहा पैदा नहीं हो सकता। फिर अवश्य ही मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही पैदा होता आया। लेकिन पहला मनुष्य भी तो मनुष्य से पैदा हुआ होगा। यही सत्य नहीं है, क्योंकि आज का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पूर्वजों से पैदा होता है।
और कई लाखों वर्ष में म्यूटसेन से प्रभावित होकर अलग अलग प्राणियों में रूपांतरित हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य एक स्थान पर एक माता पिता से पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि नीग्रो, द्रविड़, भील, एंग्लो इंडियन, रेड इंडियन, जापानी, चीनी, अफ्रीकन, आदिवासी एवं वन मानुष जैसी मनुष्य की विभिन्न प्रजातियां अपने अपने स्थान पर अपने अपने आदि पूर्वजों से रूपांतरित होते आए। विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं 9-10 हजार वर्ष ही पुरानी हैं, जिसमें मनुष्य द्वारा निर्मित मकान, वस्त्र, बर्तन, हथियार, सामाजिक संरचना आदि की पहचान से समय व सभ्यता का अनुमान लगाया गया है। हम मान लेते हैं कि हम स्थानीय सभ्यताओं में मिले फॉसिल मनुष्यों की संतानें हैं। इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि वही पहले मनुष्य थे, क्योंकि तब फिर एक स्थान पर नहीं, हर देश या हर महाद्वीप या भूखंड पर खोजी गई सभ्यताओं के लोग पहले मनुष्य थे। प्रश्न तो यह है कि पहला मनुष्य विश्व में कहां जन्मा? सभ्यताओं से भी तो इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यूरोप की सभ्यता का मानव हड़प्पा की सभ्यता में 10 से 15 लाख वर्ष पूर्व नहीं आ सकता था। तब असभ्य होने, वैज्ञानिक सोच व साधन संसाधन के बिना वह हजारों मील दूर नहीं जा सकता था। इसके लिए हमें जीव विज्ञान की शोध पर आधारित होना पड़ेगा। मानव का सृष्टि स्थान क्या था? पहला, मैक्स मुलर आदि भाषा शास्त्रियों के अनुसार आदि मानव का सृष्टि स्थान मध्य एशिया है। बंगला के प्रसिद्ध विद्वान बाबू उमेश चंद्र विद्यारतन मानवरे आदि जन्मभूमि पुस्तक में मंगोलिया बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य थे, ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यव्रत तिब्बत व हिमालय का निचला भाग बताया। शतपथ ब्राह्मण में तेषा कुरुक्षेत्रे देव यजनम आस तस्मादाहु कुरुक्षेत्रम देवानाम देव यजनम। प्राचीन देवता कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते थे और वे वहीं पैदा हुए थे, अतः आदि मानव वे ही हैं। एक तरफ बाइबल व कुरान के अनुसार मनुष्य का आदि जन्म स्थान बाग अदन यानी बंदरों का देश है। ईश्वर ने चौथे आसमान यानी स्वर्ग पर बगीचे में अपने जैसा पुतला आदम बनाया। उसके कान में फूंक कर जीवन डाल दिया। घूमते घूमते वह सो गया। उसकी पसली निकालकर नारी यानी हव्वा को रचा। दोनों के प्यार की जलन से शैतान ने हव्वा को निषेध पेड़ के फल को तोड़ने और खाने के लिए पटाया। दोनों ने ऐसा ही किया, जिससे ईश्वर नाराज होकर उन्हें पृथ्वी पर फेंकते हुए मनुष्य की संतति पैदा करने के आदेश देता है, जिससे ही विश्व में मनुष्य की योनि स्थापित हुई। हिमालय में आदि मनुष्य की योनि होने की कसौटियां, आइए जानते हैं। हिमालय संसार में सर्वोच्च व पुरातन पर्वत श्रृंखला है। पृथ्वी के जलमग्न होने पर ऊंचा होने के कारण हिमालय ही मनुष्य के बचने व पुनरुत्पन्न होने की संभावना है।
गर्म पृथ्वी हिमालय पर ही सबसे पहले ठंडी होने से वहां सबसे पहले मनुष्य के जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु व भोजन की उपलब्धता की संभावना थी। समशीतोष्ण जलवायु मनुष्य की संतति के लिए सबसे उपयुक्त है, जो सबसे पहले हिमालय पर ही पैदा हुई होगी। यहाँ अभी भी प्रमाण स्वरूप मूल मानव रहते हैं। हिमालय पर सभी रंग के विकास व विस्तार की परिस्थितियां उपलब्ध हैं। भारतीय आर्यों और ईरानियों के साहित्य से स्पष्ट है कि मनुष्य की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में ही हुई थी, क्योंकि इस क्षेत्र को विश्व की हर प्रजाति के मनुष्य जानते हैं। हिमालय पर आदि मानव की उत्पत्ति की धारणा से पूरा विश्व सहमत है। डेविड हार्मोनिया पुस्तक में लिखता है कि हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसे संस्कृत में मेरु यानी पर्वत कहते हैं। मेरु को ईरानी लोग मोरू, यूनानी मेरोस और दक्षिणी तुर्की मेरुआ, मिस्र वाले मेरई और असीरिया मोरख कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में देविका पश्चिमे पार्श्वे मानसम सिद्ध सेवितम तदप्येदुच्राज गृहे मनोरव समर्पणम, अर्थात हिमालय में मानस नामक स्थान में मनुष्य की आदि सृष्टि हुई। देविका नदी के विकास के जहां पर देविका नदी का निकास होता है, देविका नदी के निकास के पश्चिमी किनारे पर मानस झील है। यह नाम अमैथुनीय सृष्टि के कारण पड़ा है। हिमालय पर ही मनु का अवसमर्पण हुआ था। महाभारत में अस्मिन् हिमवता श्रृंगे नस्वम बदनिन्तम आचरे, अर्थात मनु ने तब प्रलय की स्थिति में शीघ्रता से जल प्लवन नाव को बांधा था। विश्वकर्मा ने भी इसी काल में विमान व नावें आदि निर्मित किए थे। आयुर्वेद में चरक प्रसंग में ऋष्या खलु कदाचित क्षत्रिय प्राणावराच्य से लगता है कि ऋषि लोग पहले हिमालय पर ही रहते थे, जो हरिद्वार के मार्ग से दक्षिण भूमि में आए थे। आर्यों की जन्मभूमि जर्मनी के विद्वान जर्मन व रूस बताते हैं। यूरोपियन मध्य एशिया एवं लोकमान्य तिलक उत्तरी ध्रुव और फारसी ईरान बताते हैं। नाना पावजी ने आर्यवृंता नतील आर्याची जन्मभूमि में लिखा है कि हिमालय में आर्य देवताओं का आदिकालिक जन्म स्थान है। अब हम सुनते हैं जीवाश्म के बारे में, यानी फॉसिल। आदि मानव के जीवाश्म विश्व में सबसे अधिक पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। यह घाटी इथियोपिया, केन्या व तंजानिया की सीमाओं को लांघती है। प्राप्त जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला कि मानव वंश का उद्भव कम से कम 25 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मानव वंश के जनकों या कपी मानवों का उद्भव उनसे भी 25-30 लाख वर्ष यानी वर्तमान से 50-60 लाख वर्ष पूर्व हो चुका था, जबकि
आधुनिक मानव की उत्पत्ति केवल 2-3 लाख वर्ष पूर्व ही हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश को होमो वंश के जनक की मान्यता दी गई है। उपलब्ध प्रमाणों से पता चला है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एफरेंसिस प्रजाति 40 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में विद्यमान थी। दोनों में 3 अंतर हैं। मस्तिष्क कपी मानव की अपेक्षा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का छोटा व होमो का अधिक चौड़ा था। दांत बड़े चबाने वाले व होमो के दांत छोटे जो संशोधित खाद्य पदार्थ लेते थे। प्रथम चलते थे व पेड़ों पर भी चढ़ते थे। होमो सिर्फ 2 पैरों पर ही चलते थे। लगभग 15-20 लाख वर्ष पूर्व के होमो हैनिलस, होमो रुडोलोफेंसिस तथा होमो एरगास्टर की जानकारी हो चुकी है। नए वंश व प्रजातियों के उद्भव के लिए आनुवंशिकी विभिन्नता होनी चाहिए, जो उत्परिवर्तन तथा पुनर्योजन द्वारा उत्पन्न होती है। उनमें से फिर प्रकृति सबसे सफल आनुवंशिक रूपों को चुनती है। इस प्रकार पुराने वंशों से नए वंश बनते हैं तथा उनकी नई प्रजातियों का उदय होता है। जलवायु परिवर्तन में ढालते ढालते होमो एरगास्टर से होमो इरेक्टस व फिर होमो स्पेसियस विकसित हुआ माना गया। होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका के अलावा विश्व में भी फैले हुए हैं। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस 2 लाख वर्ष पूर्व संभवतः अफ्रीका में विकसित हुआ और संसार में फैलता गया। मानव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका के डीएनए के अध्ययन से पता चला है कि 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीकी जमीन पर एक ऐसी महिला में आधुनिक डीएनए की माइटोकॉन्ड्रिया विकसित हुई जो उससे पूर्व मानव के माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा सक्षम थी एवं उसकी संतानों से वंशज पर वंशजों में पहुंचते रहे और अनुकूलन क्षमता अधिक थी। फिर भी अभी मतभेद है कि होमो सेपियंस अफ्रीका से फैला था या विश्व में कई जगह विकसित हुआ था। प्राय 25,000 वर्ष पूर्व मनुष्य की एक प्रजाति होमो निएंडरथैलेंसिस लुप्त हो गई। मध्य पाषाण युग के औजार इसी मानव की कृति हैं और निएंडर स्थल व आधुनिक प्रजाति का विकास एक ही प्रजाति पिथेकेंथोपाइन मानव यानी होमो इरेक्टस से होना समझा जाता है। मानव कुल का प्रारंभिक सदस्य ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन मानव माना जाता है, जिससे पिथेकेंथोपाइन मानव विकसित हुआ। मानव वैज्ञानिक डार्ट की राय में यह आदिम मानव अन्य प्राणियों की हड्डियों, दांतों व सींगों का उपयोग बिना रूपांतरण के ही औजारों के रूप में प्रयोग करता था। एक गुफा में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के जीवाश्म के स्थान साथ बबून बंदर व एंटीलोप हिरन के
कई जीवाश्म उपलब्ध हुए। दोनों पशुओं के सिर आदि पर चोटों के निशान थे जो जिंदा पर ही बनाए गए थे। ऐसे निशान जीवाश्म में नहीं बनते। यद्यपि लेवेंटाइन में रह रहे मानव 12,000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग कर चुके थे, परंतु अफ्रीका में रह रहे मानव को इन खाद्यान्नों का ज्ञान नहीं था। मानव के कुछ समुदाय लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष पूर्व गेहूं, जौ, मटर व मसूर का भोजन में प्रयोग करने लगे थे। पूना से 100 किलोमीटर दूर कुकड़ी नदी के किनारे बोरी गांव के पास ज्वालामुखी से निकली सफेद मिट्टी ट्रेफा प्राप्त हुई थी, जिस पर पुरातन पाषाण हथियार मिले। राख के नीचे 6 से 8 मीटर तक लाल मिट्टी है, जिसके नीचे मानवीय हथियार मिले थे। ज्वालामुखी राख में पोटेशियम होता है। कुछ पोटेशियम किरणोत्सारी होता है, जिसका रूपांतरित निर्धारित समय के बाद आर्गन गैस में हो जाता है। विस्फोट के समय यह हल्की गैस वायुमंडल में चली जाती है, अतः इस समय राख में आर्गान होती है। इसलिए राख की आयु के लिए पोटेशियम व आर्गान की मात्रा में तुलना की जाती है। बोरी गांव की वह राख 14 लाख वर्ष की आंकी गई थी। तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सुमात्रा स्थित टोबा ज्वालामुखी की राख का गुणधर्म इस राख के गुणधर्म के समान है, जबकि दोनों के बीच 2000 किलोमीटर की कम से कम दूरी है। बोरी की काली व लाल मिट्टियों के चुंबकीय अध्ययन से उनकी आयु 7 लाख वर्ष है। बोरी में राख की बौछार का समय अशूलियन कहा जाता है। अफ्रीका में इसी काल के मानवीय अवशेष मिले हैं। हड्डियों के आधार पर उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया है। चार्ल्स रॉबर्ट का निष्कर्ष था कि प्रकृति में जीवों की एक जाति एक ही बार किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होती है। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती है, उनका क्षेत्रीय विस्तार होता जाता है। विभिन्न भूभागों में पहुंचकर नई भौगोलिक परिस्थितियों में उनके लक्षणों में परिवर्तन आने लगते हैं, जिनसे नई प्रजातियां बनती हैं। थॉमस माल्थस के आबादी के सिद्धांत के प्रभाव में डार्विन ने 1842 में प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत निश्चय किया। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीव आपस में संघर्ष करते हैं, जो भ्रूण से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। इसे जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर लाइफ कहते हैं। जीवन संघर्ष से प्रकृति को किसी जाति के ऐसे सदस्यों के वरण में सिलेक्शन में मदद मिलती है जो उसी जाति के अन्य सदस्यों से अधिक ताकतवर, योग्य व सहनशील होते हैं। इस प्रकार जातियों का प्राकृतिक वरण होता है। इसे सविस्तार लिखकर डार्विन ने अपने मित्र वनस्पति वैज्ञानिक जोसेफ डाल्टन हुकर को दिखाया था। आल्फ्रेड रसेल वालेस का प्राकृतिक
वैज्ञानिक आलेख डार्विन ने 18/6/1858 को पढ़ा तो आश्चर्य में पड़ गया, परंतु उससे मिलकर लंदन की लीनियस सोसाइटी में 1/7/1858 को डार्विन व वॉलेस का संयुक्त शोध पत्र पढ़ा गया। फिर 24/11/1859 को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के नाम से प्रकाशित पुस्तक के कारण धर्मावलंबियों ने डार्विन को नास्तिक कहा। फिर भी दूसरी पुस्तक द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन 1868 में और तीसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन एंड रिलेशन टू सेक्स 1871 में छपी व काफी हद तक इसे शिक्षित वर्ग ने सराहा। लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व आधुनिक सिनोज़ोइक युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रकृति ने विशेषतः स्तनधारी प्राणियों पर ध्यान दिया जो सफल रहे। ये प्राइमेट वर्ग के प्राणी थे। मनुष्य भी इसी वर्ग का सुविकसित प्राणी है। प्रकृति ने बुद्धि और कौशल के धनी मानव होमो सेपियंस को लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व अर्धविकसित रूप में छोड़ दिया, जिसने धीरे धीरे यह आधुनिक अवस्था प्राप्त की है। किसी भी प्राणी का उद्भव यानी इवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं क्रमागत विकास, हमें सिखाता है कि मनुष्य छोटे व सरल जीव स्तनधारी जैसे एप, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बन आदि से धीरे धीरे कई लाखों वर्षों में उत्परिवर्तन द्वारा विकसित हुआ है। अतः मनुष्य जीव श्रेष्ठ व सर्वोच्च से अधिक नहीं है। यदि मनुष्य का आधुनिक विकास इन पशुओं से हुआ होता तो आज ये कुछ समानता रखने वाले पशु तब पशु नहीं रह जाते, सभी मनुष्य हो जाते। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के आदि पूर्वज ये प्राणी नहीं हो सकते। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के एक गर्म पिंड से करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे आज की अवस्था या जैविक संपदा के उद्भव की स्थिति में विकास कर पाई है, वह आदि से ऐसी ही नहीं थी। इसे स्पष्टता जानने के लिए ओपेरियन थ्योरी को समझना होगा। ओपेरियन थ्योरी क्या कहती है? रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरियन ने 1924 में जीव की उत्पत्ति नाम से निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओपेरियन ने लुई पाश्चर के कथन जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है को सच बताते हुए कहा कि रासायनिक पदार्थों के जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। विभिन्न खगोलीय पिंडों पर मीथेन की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प से बना होने के कारण अत्यंत अपचायक रहा होगा। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिकों ने आगे संयोग कर और जटिल यौगिकों का निर्माण किया होगा। इन जटिल यौगिकों के विभिन्न विन्यासों के फलस्वरूप उत्पन्न नए गुणों ने जीवन की नियमितता की नींव रखी होगी। एक बार प्रारंभ हुए जैविक लक्षण ने स्पर्धा व संघर्ष के मार्ग पर चलकर वर्तमान सजीव सृष्टि का
निर्माण किया होगा। गर्म पृथ्वी ठंडी होती गई। वर्षा जल के वाष्प से कार्बनिक व अकार्बनिक लवण, खनिज तत्व निचले स्थलों वर्तमान समुद्र में एकत्र होते गए होंगे। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक बने, जिनकी परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, ऑक्सीहाइड्रो यौगिक, अमोनिया व जल की संयुक्त प्रतिक्रिया से जटिल कार्बनिक यौगिक बने। कालांतर में पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे थंडरबोल्ट के होते तमाम शर्कराएं बनी। ग्लिसरीन, वसा, अम्ल, अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरिमिडीन, पायराइन्स बने, जो जीवन के मुख्य कारक हैं। अब न्यूक्लियोराइड्स, आरएनए व डीएनए तरल बने, जो स्व ऊर्जावान थे। हेल्डेन 1920 में, जिसने इसे प्राजैविक तरल यानी प्रोबायोटिक सूप कहा, चूंकि इन्हीं से सारे पदार्थों, यौगिकों, तरलों की आपसी तीव्र प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रोटीन्स और न्यूक्लियक अम्ल बने, जिनसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनकर द्विघित होने लगी। जीवों के लिए सर्वप्रथम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ, जिसके कारण न्यूक्लियस का विभाजन संभव हुआ। अब एक समान कार्य के लिए समान यौगिकों द्वारा ऊतकों का निर्माण होने लगा। कोशिका द्रव को छानने वाली कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। कालांतर में स्वपोषी जीव बने, जो अपना भोजन खुद ही बनाने पचाने लगे। कुछ कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण एवं हरित पदार्थ यानी क्लोरोफिल का निर्माण करने लगी, और वनस्पति पेड़ पौधों के विकास का शुभारंभ हुआ। इसी अवस्था से प्राणियों का उद्भव व विकास प्रारंभ हुआ। अब कोशिकाओं ने स्वपोषी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, लिमोजोम्स आदि स्वतंत्र रूप से निर्माण कर लिए, और इस प्रकार वनस्पति के समानांतर एक कोशिकीय प्राणी यानी जंतु का विकास संभव हो सका, जैसे पैरामीशियम व अमीबा। कालांतर में बहुकोशिकीय प्राणियों का उद्भव होता गया। साथ में धरती के वातावरण और आपस की विषम परिस्थितियों में जीने के लिए प्राणियों ने जीवन संघर्ष प्रारंभ किया। पहले एक कोशिकीय, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम आते हैं, वो जीव बने, जिनसे लाखों वर्षों में मछली आदि में उद्भव हुआ। बिना रीढ़ के जंतुओं से रीढ़ वाले जंतुओं का विकास हुआ, जिन्हें समूहों में बांटा गया, जैसे मत्स्य, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, कृंतक, उभयचर आदि। स्तनधारी प्राणियों में जंगली पशु आते हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदु, भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, हाथी, गाय, भैंस, मनुष्य आदि। यह निश्चित है कि ये सभी प्रारंभ में किसी एक पूर्वज से लाखों वर्ष में विकसित हुए हैं। सभी पक्षियों के भी एक पूर्वज रहे होंगे।
इसी प्रकार स्तनधारी जीवों का दूसरा समूह गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, बंदर, भालू, चिंपांजी, गोरिल्ला, वनमानुष आदि के भी पूर्वज एक ही रहे होंगे, जिनसे लाखों वर्ष में रूपांतरण होने से नए व आधुनिक प्राणी विकसित हुए होंगे, जिसमें एक मनुष्य भी है। आधुनिक मनुष्य आदि से ऐसा नहीं था, क्योंकि फॉसिल के अध्ययन से वह भिन्न था। समय के साथ उसने अपना शरीर, आवश्यकताएं, आवास, भोजन, यात्रा के साधन और सुरक्षा में विकास किया और आधुनिक मनुष्य बन गया। अर्वाचीन मानव पशु से पाषाण, ताम्र, रजत, स्वर्ण, मशीन, अस्त्र शस्त्र युग पार करता हुआ अत्याधुनिक, सभ्य, सुंदर, शिक्षित, वैज्ञानिक व ज्ञानी ध्यानी बन गया। इससे हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि मनुष्य किसी एक स्थान से पैदा होकर पूरे विश्व में फैला है, क्योंकि विश्व का मनुष्य एक स्थान पर पैदा होता तो वह एक ही तरह का होता, भिन्न भिन्न नहीं होता, जैसे निग्रो, जापानी, एंग्लो इंडियन, द्रविड़, रेड इंडियन आदि। तो अब इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि मनुष्य बंदर से विकसित है तो आज के बंदर मनुष्य होने चाहिए थे, बंदर आज नहीं होने चाहिए थे। मनुष्य चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगटान, गिब्बन, जलमानुष या वन मानुष से विकसित होता तो ये प्राणी भी आज नहीं होते, क्योंकि वो पूर्व में कभी मनुष्य में रूपांतरित हो गए होते। अब स्पष्ट है कि मनुष्य जिससे भी विकसित हुआ है वह प्राणी सिर्फ मनुष्य जैसा ही रहा होगा, परंतु अविकसित, असभ्य, असामाजिक, अशिक्षित, अभाषीय और अपूर्ण। चूंकि विश्व में मनुष्य की कई प्रकृतियां व भाषाएं हैं, इसलिए मनुष्य एक बार में एक ही भूभाग में उत्पत्ति का स्थान नहीं रख सकता। वह भिन्न भिन्न भूभागों पर अपने ही पूर्वजों से विकसित हुआ है। इसलिए मनुष्य होमो की अनेक प्रजातियां अनेक स्थानों पर विकसित होती रही।